हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। आज हम आपका नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, द मैथमेटिक्स ऑफ मे बी, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, द मैथमेटिक्स ऑफ मे बी मतलब कि वो मैथमेटिक्स की ब्रांच जिसमें हम क्या लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, अंदाजा या संभावना लगाते हैं। इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, अब इसको सबसे पहले जो है इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको समझ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? The word probability means possibility or likelihood of occurrence of an event. किसी काम के होने की क्या पॉसिबिलिटी है, किसी काम के होने की क्या पॉसिबिलिटी है, इसे बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी। या किसी काम के होने की क्या संभावना है, क्या पॉसिबिलिटी है या क्या संभावना है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मान लीजिए आप अगर डाइस फेंकते हैं तो डाइस फेंकने में आपको कितने चांसेस हो सकते हैं? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ठीक है, तो आपके पास कितने चांसेस है? 6 चांसेस है। आप ये चाहते हैं कि 2 आ जाए, तो 2 आने की कितनी संभावना है? एक ही चांसेस तो है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? द वर्ड प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी और लाइकहुड ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। पॉसिबिलिटी संभावना है, लाइकहुड ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के अकर्ड होने की, उसके होने की क्या संभावना है, ये प्रोबेबिलिटी में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब आप समझते हैं एक्सपेरिमेंट क्या है। एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब है एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें हमें वेल नोन, वेल डिफाइंड आउटकम्स मिलती हैं। आउटकम्स का मतलब ये होता है रिजल्ट मिलते हैं। जैसे कि अगर हम मान लीजिए कोई कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें हेड आएगा या टेल आएगा। ये हमें पता है कि हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये हमारी वेल डिफाइंड आउटकम्स हो गई। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट क्या है? एन ऑपरेशन विच कैन बी प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। जब कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें उसकी आउटकम्स के बारे में पता होता है, उसकी आउटकम्स के बारे में पता होता है कि ये आ सकता है, लेकिन हम इस बात के श्योर नहीं होते कि कौन सा आएगा। जब एक काम को करने के 10 तरीके होते हैं और 10 तरीकों में से हम 10 तरीके से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमें श्योर नहीं होते कि वो काम किस तरीके से होगा। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि हम पहले से नहीं बता सकते अब कौन सा वाला जो है हमारी आउटकम आएगी। जैसे अगर हम एक डाइस फेंकते हैं तो हमारे पास 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि इन सब में से कोई आएगा, इन 6 नंबरों में से कोई नंबर आएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्ट कौन सा आएगी वैल्यू। 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, 6 भी आ सकती है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि कौन सी आएगी। हम अगर पहले से बता दे तो हम पहले से बता नहीं सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, इवेंट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ सम और ऑल पॉसिबल आउटकम्स कॉल्ड एन इवेंट। इवेंट क्या होता है? अगर कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसमें हमारे आउटकम जो है वो आती है, कुछ भी आती है, 10 आती है, 20 आती है, 5 आती है, 6 आती है, तो उन सारे आउटकम को हम कुछ पार्ट में डिवाइड कर लें या फिर उसको टोटल ले लें। जैसे हम अगर डाइस फेंकते हैं तो हमारे पास क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 या 6 आ सकता है। तो अगर हम इन सबको एक साथ ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 को हम एक साथ ले सकते हैं, या हम कहते हैं कि सिर्फ इवन नंबर आए तो ये इवन वाले की 2 4 6 हो जाएंगी, ये भी हमारा जो है क्या है? एक इवेंट है। या फिर हम कहते हैं कि ऑड नंबर आए 1 3 या 5 आए तो हम ऑड भी कह सकते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसा नंबर आए जो 2 से डिवाइड हो, या हम ऐसा कहें कि वो नंबर जो 5 से छोटा हो। 5 से छोटे नंबर कौन से? 1 2 3 4। हम ये भी कह सकते हैं कि कोई ऐसा नंबर जो 3 से तो बड़ा हो लेकिन 6 से छोटा हो, तो हमारे पास ये हो गया। तो ऐसी आउटकम्स जिन मतलब कलेक्शन ऑफ आउटकम समझ लो कि बहुत सारे आउटकम्स हमें मिल रही हैं, उसका कुछ हम कलेक्शन कर लेते हैं, सबको ले लेते हैं एक साथ या कुछ पार्ट ले लेते हैं उसका। तो मैंने आपको बताया कि हम अगर डाइस फेंकते हैं तो हम 6 के 6 एक साथ भी ले सकते हैं, या ऐसे नंबर ले सकते हैं कि हम कहते हैं कि भाई 2 4 6 आ जाए, यानी इवन नंबर आ जाए, या फिर ऑड कह सकते हैं, या कोई और कंडीशन हम उस पर लगा देते हैं कि ये कंडीशन होना चाहिए, तो वो हमारा कहलाता है इवेंट।
अब आता है ट्रायल। ट्रायल का क्या मतलब है? ट्रायल का मतलब है कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करना। रैंडम का मतलब ये होता है कि हमें सारे इवेंट पता है, मतलब सारे इवेंट पता है, अब उसमें से हम चेक कर रहे हैं। चेक, ट्रायलिंग का मतलब क्या हुआ? चेकिंग करना, ठीक है। तो अब हम सब तरीके से चेक करते हैं, तो सारी ट्रायल है। जैसे हम, अगर मैंने एग्जाम्पल देता हूँ, कॉइन को उछालते हैं, तो कॉइन्स का हम ट्रायल, पहले ट्रायल करा हेड आया, दूसरा ट्रायल करा टेल आ गया, तो ये ट्रायलिंग है। या डाइस फेंक रहा है, एक डाइस फेंक रहा है तो हमारे पास 6 चांसेस है, दो डाइस फेंकेंगे तो हमारे पास 36 चांसेस आएंगे, 3 डाइस हम फेंकेंगे तो 216 चांसेस आएंगे। वो आगे अभी पढ़ेंगे कि किस तरीके से आते हैं। तो ट्रायल क्या है? मीन परफॉर्मिंग रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक्सपेरिमेंट में से कोई भी एक इवेंट को हम ले लेते हैं, वो ट्रायल है। यानी कि हम कोई भी, ट्रायल का मतलब ये समझ लीजिए आप कि आप 100 तरीके से कोई काम हो सकता है या 10 तरीके से काम हो सकता है, तो उन 10 तरीकों को हम क्या कहते हैं? ट्रायल कहते हैं, ठीक है। जैसे एक बैग में बहुत सारी बॉल है, तो आप चाहते हैं कि मतलब रेड बॉल निकले, उसमें रेड और ब्लैक है, आप ट्रायल करते हैं, निकालते हैं, एक निकाल के रखते हैं, एक निकाल के दूसरी निकाल के रखते हैं, तीसरी। ये ट्रायलिंग है आपकी, ये बॉल निकालना जो है वो आपका ट्रायलिंग है। तो ट्रायल क्या हो गया? ट्रायल मीन्स परफॉर्मिंग रैंडम एक्सपेरिमेंट, अलग अलग एक्सपेरिमेंट को ट्राई करना। ट्रायल का मतलब वो ट्राई करना, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी को समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी है क्या, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? प्रोबेबिलिटी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू जो होता है वो फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स वो आउटकम्स हैं, वो तरीके हैं जिनको हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। और टोटल आउटकम का मतलब है कि कितने तरीके से वो काम हो सकता है। मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल आपको डाइस का देता हूं। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास 2 4 6 में से कोई नंबर आए, ठीक है। तो हमारे फेवरेबल होगा 2 4 6, ये हमारी फेवरेबल आउटकम्स हो गई। और टोटल कितने हो गए हमारे पास? टोटल क्या आ सकते हैं डाइस फेंकने में? टोटल हमारे पास होगा 6 चांसेस, टोटल 6 है, और जो हम चाहते हैं वो 3 है। तो फेवरेबल क्या हो गए कि 2 4 6 आए, तो 3 चांसेस है, तो फेवरेबल आउटकम की जगह क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और टोटल की जगह कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये है टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है। क्या किसी काम को करने के जो तरीके हैं टोटल नीचे आते हैं, किसी भी काम को करने के जो टोटल तरीके हैं वो नीचे लिखे जाते हैं, और जैसा हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए उसके तरीकों को ऊपर रखते हैं। नंबर ऑफ आउटकम को हम ऊपर रखते हैं, जो हम चाहते हैं। फेवरेबल, फेवरेबल का मतलब हम जो चाहते हैं कि वो ऐसा हो जाए। मान लीजिए बैग में रेड बॉल है, एक बैग है, उसमें हमारे पास कुछ रेड है बॉल्स, 2 रेड है और 3 ब्लू है। अब हमारे पास बॉल निकालने के कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं, क्योंकि 5 बॉल से तो टोटल तो आ जाएगा नीचे 5, और हम ये चाहते हैं कि रेड बॉल निकले। तो अब रेड जो हमारे पास कितने हैं? 2 रेड है हमारे पास, तो 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो 2/5 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी को जो हम डिफाइन करते हैं, प्रोबेबिलिटी को हम जो डिफाइन करते हैं वो कैसे करते हैं? पीई से डिफाइन करते हैं, ठीक है। पीई से डिफाइन करते हैं। पीई इज इक्वल टू क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। पीई इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। कहीं कहीं आप देखेंगे कि पीई डैश लिखा है, पीई डैश, या कहीं कहीं आप देखेंगे कि पीई नॉट होता है। तो इसका मतलब होता है कि अगर पीई प्रोबेबिलिटी जो है किसी काम के होने की है, पीई नॉट से समझ लीजिए। पीई नॉट का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो पीई है, किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी पीई है, तो उस काम के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो पीई नॉट है।
किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी अगर पीई है तो उस काम के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पीई नॉट है, या पीई डैश भी कहते हैं इसे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किसी काम के होने की क्या है, अगर पीई है तो उस काम के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पीई नॉट है, और या फिर पीई डैश लिखते हैं उसे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई डैश का मतलब होता है, या पीई नॉट का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कांट बी हैपन, यानी कि वो इवेंट हो ही नहीं, उस बात की प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं पीई डैश या पीई नॉट, पीई नॉट कहते हैं इसे, ठीक है। अब पीई डैश और पीई नॉट में क्या रिलेशन है, किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी काम के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, उसी काम की, किसी और के नहीं, उसी काम के, पीई डैश या पीई नॉट का अगर हम सम कर दें तो हमारे पास हमेशा वन वैल्यू आती है। पीई यानी किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी काम के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है उसका सम हमेशा वन आता है, ठीक है। और या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पीई प्लस पीई डैश, ठीक है, इज इक्वल टू वन। अगर हमें इसमें से कोई एक वैल्यू दे रखी है, अगर हमें पीई दे रखी है तो हम पीई नॉट फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर पीई नॉट दे रखी है तो हम पीई फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, अगर हमें पीई डैश निकालना है, मान लीजिए पीई नॉट निकालना है या पीई डैश निकालना है, तो वन माइनस पीई कर देंगे अगर हमें पीई की वैल्यू मालूम है, और अगर हमें पीई डैश की वैल्यू मालूम है तो हम पीई फाइंड आउट कर सकते हैं वन माइनस पीई डैश करके, ठीक है। पीई प्लस पीई नॉट, पीई प्लस पीई नॉट यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपन, यानी कि किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी काम के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है वो वन होता है, ठीक है। होने की प्रोबेबिलिटी को पीई से डिफाइन करते हैं और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को हम पीई डैश से दिखाते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। अब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, अगर प्रोबेबिलिटी आपको नंबर में दे रखी है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू अगर आपको नंबर्स में दे रखी है तो प्रोबेबिलिटी कभी भी जीरो से नीचे नहीं जाएगी, उसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी, मिनिमम वैल्यू प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो होगी, इससे कम नहीं होगी, यानी माइनस में कभी प्रोबेबिलिटी नहीं मिलेगी। और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, वन होगी, यानी वन तक हो सकती है, वन पर नहीं जाएगी। अब वन किसकी होती है या जीरो किसकी होती है प्रोबेबिलिटी, एक ऐसा इवेंट जो पॉसिबल ही नहीं हो। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो है तो इसका मतलब है कि वो पॉसिबल ही नहीं है। आप पॉसिबल कैसे नहीं है, मान लीजिए कि आपके पास एक बैग में एक बैग है आपके पास और उसमें आपके पास जो है वो रेड बॉल्स है, सारी रेड है, सारी रेड है, सारी रेड है, जितनी भी है रेड है। अब आपसे कहा जाए कि इसमें से ब्लू बॉल निकालिए, तो रेड सारी बॉल है, हम ब्लू बॉल तो निकाल ही नहीं सकते, जब सारी रेड है तो हम उससे ब्लू बॉल तो निकाल ही नहीं सकते। तो ऐसा इवेंट जो पॉसिबल ही नहीं हो उन्हें कहते हैं, उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो जीरो होती है। ऐसा इवेंट जिसका होने की पॉसिबिलिटी नहीं हो, वो हो ही नहीं, दैट इज कॉल्ड पीई इज इक्वल टू जीरो, यानी उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो जीरो होगी, ठीक है। और एक ऐसा इवेंट अगर मैं इससे कहूं पीई वन कब होती है, पी की यानी कि पी की मैक्सिमम वैल्यू कब क्या होती है, वन होती है, और पीई की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। अब इस बैग में रेड बॉल है और मुझसे रेड बॉल निकालने को कहा जाए तो हर बार मैं रेड ही निकालूंगा। ऐसे ही जब भी मैं बैग में से बॉल निकालूंगा तो मेरे पास रेड बॉल ही तो निकलेगी, तो रेड बॉल की अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना होगी तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास फेवरेबल चांसेस कितने हैं, 5 बॉल से इसमें रेड, तो 5 चांसेस है, और टोटल मेरे पास कितने चांसेस है, वो भी 5 ही है, क्योंकि 5 टोटल बॉल भी 5 है और जो मैं चाहता हूं वो भी 5 ही है, तो मेरे पास कितनी आएगी वैल्यू। तो प्रोबेबिलिटी जब कोई ऐसा काम हो जिस जो 100% श्योर हो, जो 100% श्योर हो कि ये होगा ही, उसकी प्रोबेबिलिटी वन आती है, उसकी प्रोबेबिलिटी वन आती है। और ऐसा इवेंट जिसके होने की पॉसिबिलिटी नहीं हो, क्या वो हो ही नहीं सकता, वो हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो आती है। तो ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है उन्हें कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, एन इवेंट विच कैन नॉट बी हैपन, एन इवेंट
कांट बी हैपन, यानी ऐसा हैपन नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट। और जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उन्हें कहते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। श्योर इवेंट एन इवेंट which happen surely known as श्योर इवेंट, यानी उसके होने की संभावना जो है, पॉसिबिलिटी जो है 100% है, तो उनको कहेंगे हम श्योर इवेंट। और जिनके होने की संभावना ही नहीं है, यानी पॉसिबिलिटी नहीं है, वो हो ही नहीं सकते, उनको कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। अब मैंने आपको बता दिया कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 0 से नहीं नीचे नहीं जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 में नहीं होगी, मतलब माइनस में नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी निगेटिव वैल्यू, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी निगेटिव में नहीं आएगी। और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी 1 से बड़ी, हमेशा 1 से छोटी होगी, 1 से हमेशा छोटी होगी, कभी 1 से बड़ी नहीं होगी, कभी 1 से बड़ी नहीं होगी। इसका सिंबल कैन नॉट बी इक्वल टू मोर देन 1, 1 से बड़ी नहीं होगी कभी भी। प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 और 0 के बीच में लाई करेगी, मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। अगर प्रोबेबिलिटी हमें परसेंटेज में दे रखी है, तो नंबर्स में है हमें, अगर प्रोबेबिलिटी हमें परसेंटेज में दे रखी है तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 100% से ऊपर नहीं जाएगी, यानी अगर परसेंटेज में है तो वो मैक्सिमम 100% तक हो सकती है और मिनिमम 0% तक हो सकती है। ठीक है, अगर परसेंटेज में है, अगर नंबर्स में है तो 0 के और 1 के बीच में लाई करेगी, यानी 0 मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम 1 वैल्यू। और अगर परसेंटेज में है तो वो 0% मिनिमम वैल्यू होगी और 100% मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी 0% से 100% के बीच में लाई करेगी। ठीक है, अब एक बात और समझ लिए, अगर किसी काम को करने के बहुत सारे तरीके हैं, मान लीजिए हम डाइस फेंकते हैं, तो डाइस हमारे पास 1 आने का भी 1 तरीका है, 2 आने का भी 1 तरीका, 3 आने का, 4 आने का, 5 आने का, 6 आने का। अब हम हर इवेंट की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, हर इवेंट की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि भाई 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6, यानी PE1 यानी 1 आने की। और PE2 निकालेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगी? 2 आने के चांसेस कितने? 1 ही चांसेस है, 1/6 आएगी। PE3 निकालेंगे हम, यानी 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6 होगी। PE4 निकालेंगे हम, तो PE4 कितनी बार है? एक ही बार तो है, तो 1 इसकी भी 6 होगी। PE अगर 5 निकालेंगे तो उसकी भी 1/6 होगी, और PE6 निकालेंगे तो उसकी भी 1/6 होगी। अगर बहुत सारे इवेंट दे रखे हैं हमें और उसमें से हर इवेंट को अलग अलग प्रोबेबिलिटी का अगर हम सम करें, अलग अलग उनकी प्रोबेबिलिटी निकालें और उनका सम करें, तो उसकी वैल्यू 1 आती है। यानी कि अगर हमारे पास किसी काम को करने का, एक काम करने का तरीका PE1 है तो दूसरे काम का PE2 है, इसी तरीके से डाई अगर n तरीके से वो काम हो सकता है, तो सब इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी का सम होगा वो कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है, अब आप समझते हैं कि हमारे पास किस तरीके से सवाल आते हैं। हमारे पास जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं क्वाइंस के। नंबर 1 पे आते हैं हमारे पास क्वाइंस, नंबर 2 पे आते हैं हमारे पास डाइस, तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास कार्ड्स। ठीक है, पहले नंबर पे आते हैं हमारे क्वाइंस। तो अब क्वाइंस हमारे जो होंगे उनके टोटल आउटकम कैसे निकालेंगे? अगर हमारे पास n क्वाइंस है, टोटल आउटकम्स ऑफ टोजिंग माने उनको उछालना है, टोजिंग n क्वाइंस। अगर हमारे पास n क्वाइंस है, n क्वाइन का मतलब 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी हो सकता है वो नंबर। तो अगर हम n क्वाइंस को उछाल रहे हैं तो उसमें कितने चांसेस हो सकते हैं? क्या क्या आ सकता है? 2 to the power n चांसेस होंगे हमारे पास। टोटल
जो आउटकम्स आएंगी वो 2 टू द पावर n आएंगी। अब आप समझिए कैसे। मान लीजिए कि हमारे पास एक कॉइन है, तो एक कॉइन में क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो मैंने ही बताया कि कितने चांसेस होते हैं, 2 टू द पावर n चांसेस होते हैं। तो n की जगह क्या लगा देंगे हम, 1 लगा देंगे, यानी 2 टू द पावर 1, यानी हमारे पास कितने चांसेस आ गए, 2 चांसेस आ गए। अब हमारे पास अगर 2 कॉइन्स है, तो 2 कॉइन्स में हमारे पास क्या आ सकता है, दोनों पर हेड आ सकता है और दोनों पर टेल आ सकता है, या फिर पहले पे हेड और दूसरे पे टेल आ सकता है, या दूसरे पे हेड और पहले पे टेल आ सकता है। तो हमारे पास कितने चांसेस हो गए, 1 2 3 एंड 4। तो मैंने बताया 2 टू द पावर n, 2 कॉइन्स के लिए 2 टू द पावर 2 यानी 4 चांसेस। अब ये आपने 2 कॉइन्स और 1 कॉइन्स का निकाल लिया, लेकिन अगर 3 4 5 6 कॉइन्स हो तो उनके टोटल आउटकम हम कैसे निकालेंगे वो समझ लेते हैं। ठीक है, टोटल आउटकम कितनी होंगी, n कॉइन्स को उछालने में 2 टू द पावर n। मान लीजिए हम 2 कॉइन्स लेते हैं, तो 2 कॉइन्स के कितने चांसेस होंगे, 2 टू द पावर n 2 यानी कि 4 चांसेस होंगे। तो अब हमें कैसे पता चलेगा क्या क्या आउटकम आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, जितने हमारे पास चांसेस है, जितने हमारे पास टोटल चांसेस है यानी 4 चांसेस है, उसमें इसके हाफ करके हेड लिख देंगे और हाफ कर देंगे टेल। ठीक है, जितने चांसेस आए उसके हाफ हेड कर देंगे और हाफ कर देंगे टेल। उसके बाद जितने भी हमारे हेड है उनके हाफ करेंगे, यानी 2 हेड आए, यहां पर 1 2 हेड है तो इसका एक हेड कर देंगे, और फिर जितने हेड है उतने टेल करेंगे। एक हेड आया एक टेल, फिर एक हेड और एक टेल। ये हमारे पास 2 कॉइन्स को टॉस करने पे टोटल आउटकम हमारे पास आ गई। ठीक है, ये तो इजी था। अब मान लीजिए कि हमारे पास 3 कॉइन्स है, तो हमारे पास टोटल आउटकम हो गई 2 टू द पावर 3 यानी 8 चांसेस। अब 8 चांसेस आ गए, तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो जितने भी टोटल चांसेस है उसके हाफ लिख देंगे हेड, उसके हाफ लिख देंगे हेड। 8 चांसेस है, 8 चांसेस है, टोटल 8 चांसेस है, तो उसके हाफ कर देंगे, 8 के हाफ हो गए 4 हेड लिख देंगे और 4 लिख देंगे टेल। अब क्या करेंगे, जितने हमने हेड लिखे उसके हाफ करेंगे, 2 हेड लिखे, ठीक है, 4 हेड लिखे थे तो उसके हाफ कर दिए 2 हेड। अब 2 हेड लिखे तो 2 टेल करेंगे, फिर 2 हेड करेंगे, फिर 2 टेल करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद 2 हेड है, अब इसके हाफ करेंगे, यानी 1 हेड करेंगे, 1 टेल, 1 हेड, 1 टेल, 1 हेड, 1 टेल, 1 हेड एंड 1 टेल। और ये तब तक करते हैं जब तक हमारे पास 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल नहीं आ जाता। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारे पास जो कॉइन्स है वो 4 है, यानी 16 टोटल चांसेस है। कितने चांसेस है हमारे पास, 16 टोटल चांसेस है। तो 16 टोटल चांसेस का मतलब हाफ ऑफ 16 कितना हुआ, 8। तो 8 तो लिखेंगे हम हेड, 5 6 7 एंड 8, और 8 लिखेंगे टेल, 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करेंगे, 8 हेड थे उसके हाफ करेंगे, यानी 4 हेड लिखेंगे, 1 2 3 4, और उतनी ही टेल लिखेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 4 है तो इस 4 आ गया हमारे पास हेड, अब इसके हाफ कर देंगे, यानी 2 हेड लेंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब 2 2 आ गए, अब हम क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे, हेड टेल, यानी 1 हेड 1 टेल 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 1 हेड एंड 1 टेल। तो ये हमारे 4 कॉइन्स के हो गए। इसी तरीके से 5 होंगे हमारे पास, 5 कॉइन्स होंगी तो 2 टू द पावर 5 होंगे, और 2 टू द पावर 5 पे होंगे 32 चांसेस। तो उसमें क्या करेंगे, 16 हेड और 16 टेल, लेकिन आपके लेवल पे 32 तक नहीं पहुंच पाएंगे, 4 ही काफी है। अब एक बात और समझ लीजिए कि अगर आप एक कॉइन्स को 2 बार टॉस करते हैं, एक कॉइन को 2 बार टॉस करें तो भी वही बात है, जबकि तब आप 2 कॉइन्स को एक बार टॉस करें, यानी आप एक कॉइन को एक बार उछाले, फिर उठा ले, फिर उसको दोबारा उछाले, तो ये इवेंट, और दोनों कॉइन को हाथ में लेके ऐसे उछाल दें तो भी वही बात है जो कि एक कॉइन को 2 बार उछालने में, यानी एक कॉइन को आप 2 बार उछाल दें या 2 कॉइन्स को एक बार उछाल दें तो टोटल आउटकम हमारे पास सेम आती है। या फिर हम एक कॉइन को 3 बार उछालें या 3 कॉइन्स को एक बार उछालें तब भी वही बात होती है। अगर हम एक कॉइन को 4 बार उछालें या 4 कॉइन्स को एक बार उछालें तब भी सेम नहीं बात होती है। ठीक है, क्लियर है, ये तो कॉइन्स का फंडा हो गया।
अब कॉइन्स के बाद आता है आपके डाइस। कॉइन्स के बाद आता है आपका डाइस। अब अगर आपके पास एक डाइस है, अगर एक डाइस है, वन डाइस है, तो आपके पास जो टोटल आउटकम क्या होंगे? टोटल आउटकम ऑफ थ्रोइंग डाइस, टोटल आउटकम ऑफ थ्रोइंग एन डाइस। अगर हम एन डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास 6 टू द पावर एन चांसेस होते हैं। मान लीजिए हमारे पास वन डाइस है, वन डाइस को हम जब टॉस करेंगे तो 6 टू द पावर 1 यानी 6 चांसेस होंगे हमारे पास। कितने चांसेस होंगे? 6 चांसेस होंगे। ये तो क्लियर है कि 6 चांसेस क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अगर हमारे पास टू डाइस हो तो हमारे पास कितने होंगे? 6 टू द पावर 2 चांसेस यानी 36 चांसेस। अभी 36 चांसेस कैसे लिखते हैं? इसको लिखने के भी ट्रिक समझ लो। पहले हम क्या करेंगे? वन को 6 टाइम्स लिख लेंगे, वन को 6 टाइम लिख लेंगे, फिर 2 को 6 टाइम लिख लेंगे, फिर 3 को 6 टाइम लिख लेंगे, फिर 4 को 6 टाइम लिख लेंगे, फिर 5 को 6 टाइम लिख लेंगे, फिर 6 को 6 टाइम लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर काउंटिंग नंबर 1 टू 6 लिखते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास टोटल आउटकम्स आ जाएंगी जब हम टू डाइस को थ्रो करते हैं। ठीक है। इनको लिखने का तरीका ये होता है। ठीक है। और लिखने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि पहले हर नंबर को 6 टाइम लिख लेंगे। 1 को 6 टाइम, 2 को 6 टाइम, 3 को 6 टाइम, 4 को 6 टाइम, 5 को 6 टाइम, 6 को 6 टाइम, और फिर उसके बाद काउंटिंग 1 से 6 तक हर नंबर के साथ लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। ये हमारी टोटल आउटकम हो जाएंगी जब हम टू डाइस को थ्रो करेंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास 3 कॉइन्स हो, 3 कॉइन्स आपके पास है नहीं, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपसे पूछ सकता है कि हाउ मेनी आउटकम कैन बी हैपन इफ 3 डाइस कैन बी थ्रोन, तो हम क्या करेंगे? 6 टू द पावर 3 यानी 6 टू द पावर 3 का मतलब हुआ 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 216। ठीक है। 216 चांसेस होंगे अगर हम 3 डाइस को अगर रोल आउट करेंगे। ठीक है, थ्रो करेंगे। ठीक है। ये हमारे टोटल तरीके हैं दो कॉइन्स को उछालने के, दो कॉइन्स को फेंकने के, दो डाइस को सॉरी दो डाइस को थ्रो करने के। टोटल आउटकम कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आता है हमारे पास कार्ड्स। इसके बाद आता है कार्ड्स। कार्ड्स को समझ लीजिए। अगर कार्ड समझ में आ गए तो आप अच्छे से समझ जाएंगे क्वेश्चन आप कार्ड के करने में, अगर आपको कार्ड के बारे में पता है। देखो, कार्ड जो होते हैं हमारे पास टोटल कितने होते हैं? टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे पास 52। टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे पास 52, जिसमें से रेड जो होते हैं वो कितने होते हैं? हाफ ऑफ 52 यानी 26। रेड होते हैं 26 और ब्लैक होते हैं 26। ठीक है। ये तो कार्ड्स का कलर हो गया कि 26 रेड हो गए और 26 हो गए ब्लैक, और टोटल हो गए 52। अब इसमें रेड और ब्लैक में दो टाइप होते हैं। देखो, अब इसमें चार, वैसे तो रेड के दो टाइप और रेड ब्लैक के दो टाइप। तो हमारे पास सबसे पहला जो होता है, अभी समझ लीजिए कि रेड कार्ड के दो होते हैं, एक होता है डायमंड और एक होता है हार्ट। ये होता है डायमंड और ये होता है हार्ट। ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों रेड होते हैं, हार्ट के कार्ड भी और डायमंड के कार्ड भी। इसके बाद आता है आपका क्लब। क्लब इसे कहते हैं क्लब। और चौथा होता है स्पेड। स्पेड। ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं? ये होते हैं ब्लैक।
ठीक है, 4 तरीके के कार्ड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड। ठीक है, ये दोनों कैसे होते हैं? ये दोनों रेड होते हैं, हार्ट और डायमंड रेड होते हैं, और स्पेड और क्लब जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं। अब डायमंड के भी 13 कार्ड होंगे, हार्ट के भी 13 होंगे, क्लब के भी 13 होंगे और स्पेड के भी 13 होंगे। और देख लो 13 2 26 3 39 एंड 52, पूरे 52 कार्ड हो गए। अब डायमंड के 13 कार्ड क्या होंगे? 1 से लेकर 10 तक के नंबर होंगे। ठीक है, हर किसी के 1 से 10 तक के नंबर होंगे। इसके भी 1 से 10 तक होंगे नंबर। नंबर्ड कार्ड कहलाते हैं ये। क्या कहलाते हैं? नंबर्ड कार्ड। और इसके बाद आता है किंग, क्वीन एंड जैक। ये 3 कार्ड आपके होंगे, एक किंग का होगा, एक क्वीन का, एक जैक का। ऐसे इसके किंग क्वीन जैक होंगे, ऐसे इसके ही किंग क्वीन जैक होंगे, ऐसे इसके ही किंग क्वीन एंड जैक। ठीक है, ये जो 1 वाला कार्ड होता है, ये 1 वाला कार्ड जो होता है, 1 वाला कार्ड जो होता है, इसे क्या कहते हैं? ये 1 वाला कार्ड होता है एस। क्या कहलाते हैं? एस। कितना होता है? क्या कहलाता है? ये एस। ये भी एस होगा, ये भी एस होगा। और ये 3 किंग क्वीन जैक वाले कार्ड जो होते हैं, 3 किंग क्वीन जैक के जो कार्ड कहलाते हैं, ये क्या होते हैं? ये कहलाते हैं फेस कार्ड। क्या कहलाते हैं? फेस कार्ड। फेस कार्ड क्या कहलाते हैं? फेस कार्ड। ये 3 जो होते हैं फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, अब समझिए कि टोटल एस कितने होते हैं? टोटल एस कितने होते हैं? टोटल एस कितने होते हैं? 1 2 3 4। टोटल एस होते हैं 4, जिसमें से ब्लैक कितने होंगे? 2 होंगे, और रेड कितने होंगे? 2 होंगे। अब टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? टोटल फेस कार्ड होते हैं 3 3 6 9 एंड 12। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। रेड कितने होते हैं उसमें से? 6। ब्लैक कितने होते हैं? 6। ठीक है, अब किंग कितने होते हैं? तो हर फेस कार्ड जो होता है वो 4 ही होते हैं। किंग 4 होंगे, क्वीन भी 4 होंगी, और जैक भी 4 होंगे, जिसमें से 2 रेड 2 ब्लैक, 2 रेड 2 ब्लैक, 2 रेड एंड 2 ब्लैक। इनको अच्छे से समझिए कि कितने कार्ड होते हैं। टोटल 52 कार्ड होते हैं, 26 रेड 26 ब्लैक। 4 तरीके का कार्ड होते हैं, डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड। हर तरीके का जो कार्ड होगा, हर टाइप का जो कार्ड होगा, उसमें 13 कार्ड होंगे। कितने कार्ड होंगे टोटल? इसके भी 13 होंगे। 10 नंबर्ड कार्ड होंगे और 3 फेस कार्ड होंगे। 10 नंबर कार्ड और 3 फेस कार्ड, 10 नंबर कार्ड 3 फेस कार्ड, 10 नंबर कार्ड और 3 फेस कार्ड। इस 1 वाले नंबर को एस, इसे कहते हैं एस, हिंदी में कहते हैं इक्का। हिंदी में कहते हैं इक्का, और वैसे कहलाता है ये एस। ठीक है, और ये फेस कार्ड में क्या होगा? किंग क्वीन एंड जैक होगा। ठीक है, किंग क्वीन एंड जैक होगा। टोटल फेस एस कितने होंगे? 4 होंगे, जिसमें से 2 ब्लैक होंगे और 2 रेड होंगे। फेस कार्ड कितने होंगे? टोटल 12 होंगे, जिसमें 6 रेड होंगे और 6 ब्लैक होंगे। अब किंग कितने होंगे? 4 होंगे, जिसमें 2 रेड किंग होंगे, 2 ब्लैक किंग होंगे। क्वीन कितनी होंगी? 4 होंगी, 2 रेड क्वीन होंगी, 2 ब्लैक क्वीन होंगी। जैक कितने होंगे? 4 रेड, 4 टोटल होंगे जैक, जिसमें 2 रेड होंगे, 2 ब्लैक होंगे। अब ये जो फंडामेंटल्स है सारी आपकी प्रोबेबिलिटी की मैंने आपको बता दी हैं। अब इसके कुछ हम वो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, उनके जरिए हमें और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसे आप जो है ये अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने तरीके के कार्ड होते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। एम्पिरिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। देखिए, एम्पिरिकल या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जब हमारे पास, यानी एक तो हमारी थियोरेटिकल होती है कि हमें पूरे चांसेस पता होते हैं कि ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, लेकिन हम जब कब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम उसमें कितने हमने जो है ट्रायल किए उसकी बेसिस पे करते हैं, कितने हमने ट्रायल किए उसकी बेसिस पर करते हैं। जैसे हम डाइस फेंकते हैं तो डाइस में टोटल तो वैसे 6 चांसेस होते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये चांसेस होते हैं।
लेकिन अगर हम कहें कि हमने जो सिर्फ 2 बार रोल करा, तो हमने ट्रायल करे 2, तो जब हम इस टाइप का हमें नंबर ऑफ ट्रायल दे रखे हो तो एम्पिरिकल या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करते हैं, जो कि होती है नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट हैपेंड, यानी कि कितने ट्रायल में जो हम चाहते हैं वो हुआ अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। मान लीजिए हमने कोई डाइस जो है वो 4 बार फेंका और हम ये चाहते हैं कि उस पर 3 आए, तो अब 3 कितनी बार आया, मान लीजिए 2 बार आया, तो उसकी एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/4 होगी। और अगर हम इसकी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी निकालना चाहेंगे तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में हमारे पास क्या आएगा, 3 हमें चाह रहे हैं तो 3 आने के चांसेस कितने हैं, 1 है। 3 आने के चांसेस कितने, 1 है, और टोटल चांसेस कितने, अच्छे हैं। तो ये फर्क है एक्सपेरिमेंटल या एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में। ये फर्क है कि हम थ्योरेटिकल में जो है वो टोटल चांसेस जितने भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कोई भी काम होने की, वो नीचे रखते हैं, और इसमें जो है हम नंबर ऑफ ट्रायल को रखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं, क्या है, रैंक द फॉलोइंग इवेंट। रैंकिंग करो जो नीचे दिए हुए इवेंट है ऑन ए स्केल फ्रॉम 0 to 1, 0 और 1 का, रन 1 के बीच, 0 इम्पॉसिबल के लिए जो हो नहीं, और 1 जो सर्टेन हो, यानी कि इसका होना 100% तय हो। लेबल ईच इवेंट इम्पॉसिबल, लेस लाइकली, इक्वली लाइकली, मोर लाइकली, सर्टेन गिवन रीजन। ये भी बताना है कि लेस लाइकली है, इक्वली लाइकली है या मोर लाइकली है, ठीक है। तो अब लेस लाइकली मतलब उसके होने की संभावना बहुत कम है, इक्वली लाइकली यानी कि होने के चांसेस बराबर के हैं, मोर लाइकली यानी कि वो उसके चांसेस ज्यादा होने के। अब कह रहे हैं द नेक्स्ट मंडे विल कम आफ्टर संडे, जो नेक्स्ट मंडे है वो संडे के बाद आएगा। तो ये तो श्योर है कि हर संडे के बाद मंडे आता है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 होगी, क्योंकि इट इज श्योर दैट मंडे विल कम आफ्टर संडे इन ईच वीक, हर वीक में संडे के बाद मंडे आता है, तो ये तो इसकी तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी, ठीक है। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, इट इज श्योर दैट एवरी मंडे कम आफ्टर संडे। अब उसके बाद इट विल स्नो इन द मुंबई इन जुलाई, कहना है कि जुलाई में मुंबई में बर्फबारी होगी, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुंबई जो है वो एक हॉट रीजन है, और हॉट रीजन में जुलाई में बर्फबारी होना ही तो इम्पॉसिबल है, तो मुंबई में तो बर्फबारी होती नहीं है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज मुंबई इन अ हॉट क्लाइमेट एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू स्नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉल स्नो इन जुलाई, ठीक है। अब एन एलिफेंट विल वॉक थ्रू योर क्लासरूम, एक एलिफेंट आपके क्लास से गुजरेगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आपका क्लास जो होता है वो एक कवर्ड एरिया होता है, और उसमें उसके पास से जो है एलिफेंट का गुजरना पॉसिबल नहीं है। लेकिन कभी कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर मतलब जंगलों के करीब है वो स्कूल, तो वहां से हो सकता है कि गुजर जाए कोई एलिफेंट, स्कूल के पास से गुजर जाए, तो ये लेस लाइकली हो सकता है कि कोई एलिफेंट स्कूल के पास से गुजर जाए, लेस लाइकली है। और इसकी प्रोबेबिलिटी 0 से, इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, 1 से कम होगी और 0 से ज्यादा होगी, 0 के बराबर होती है, 0 के ज्यादा हो सकती है, 1 तो होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। यू विल ग्रीट एटलीस्ट 1 फ्रेंड एट स्कूल टुमारो, तुम अपने स्कूल में अपने दोस्त को ग्रीट करोगे अगले दिन, ठीक है। तो ये जो श्योर बात है कि आप जब स्कूल जाते हो तो आप किसी ना किसी दोस्त से मिलते ही हो और उसको ग्रीट भी करते हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी 1 होगी, ठीक है। आगे बात समझ में, पहले में क्या था कि मंडे जो है वो संडे के बाद आएगा, तो श्योर इवेंट है कि ऐसा होता ही है, ठीक है। मंडे के बाद संडे आता है, संडे के बाद मंडे आता ही है। और मुंबई में नेक्स्ट था, मुंबई में क्या जुलाई में बर्फबारी होगी, तो बर्फबारी जो है जुलाई में होती नहीं है मुंबई में, क्योंकि मुंबई जो है एक हॉट क्लाइमेट का है रीजन, और वहां पर बर्फबारी नॉर्मल जाड़ों में नहीं होती, तो गर्मियों में तो होना इम्पॉसिबल है। और एक एलिफेंट आपके क्लास के पास से गुजरेगा, इस बात की क्या श्योरिटी है, तो एलिफेंट जो है मोस्टली तो जंगलों में रहते हैं और जंगलों में स्कूल होते नहीं है। बहुत सारे जो दूर दराज के इलाके हैं जहां पर मतलब जैसे आसाम हुआ आपके या मेघालय वगैरह में, वहां से
या केरला में कोई जंगल का इलाका है, वहां से कभी हो सकता है कि हो सकता है मतलब 1000 में 1 टाइम्स हम मान लें कि 1000 चांसेस में से एक चांसेस ऐसा है कि वहां से हाथी गुजर जाए, तो उसकी लेस लाइकली होगी। अच्छा, यू विल ग्रीट एटलीस्ट वन फ्रेंड एट स्कूल टुमारो, तुम अपने दोस्त को ग्रीट करोगे अगले दिन, तो ये पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है कि जब आप स्कूल जाओगे तो अगले दिन तो अपने आप एक ना एक दोस्त को ग्रीट जरूर करोगे। कुछ ना एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अ टीचर मिक्सेज अ लार्ज बैग ऑफ स्वीट of different color and randomly select a sample of 30 sweet. She count the number of sweet of each color. एक टीचर है जो एक बैग में कुछ स्वीट को मिक्सअप करता है और उसमें से एक सैंपल निकालता है 30 स्वीट्स का, ठीक है, जिसमें से 10 रेड निकलती हैं, 8 ग्रीन निकलती हैं और 7 येलो और 5 ब्लू स्वीट निकलती हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम पिकेड स्वीट फ्रॉम द सैंपल इज ग्रीन। कह रहे हैं कि ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर सैंपल में से हम देखें तो पीई ऑफ ग्रीन कितनी होगी, ग्रीन स्वीट। अब हमारे पास ग्रीन कितनी है, ग्रीन स्वीट है हमारे पास 8 और टोटल हमारे पास सैंपल में कितनी 30 है, ठीक है, तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 5 जा, यानी 4/15, ठीक है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ देयर इज 600 स्वीट इन टोटल द लार्ज बैग एस्टिमेट द हाउ मैनी लाइकली टू बी येलो बेस्ड ऑन द सैंपल रिजल्ट। कह रहे हैं कि कितनी येलो होंगी, कितनी येलो होंगी अगर हम सैंपल स्पेस की बेसिस पे निकालें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी क्या है येलो की, तो पीई ऑफ येलो क्या होगा, येलो कितनी है हमारे पास, येलो हमारे पास है 7 और टोटल है हमारे पास 30, तो 7/30 हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब हमसे पूछा है क्या होगा, कैलकुलेट द इफ देयर इज 600 स्वीट टोटल इन लार्ज बैग एस्टिमेट हाउ मैनी लाइकली टू बी येलो। तो येलो स्वीट कितनी हो जाएंगी, येलो स्वीट कितनी हो जाएगी 7/30 इसकी प्रोबेबिलिटी है इंटू 600 टोटल स्वीट है, डिवाइड कर दिए 7 2 14, 100 येलो स्वीट होंगी, कितनी होंगी 140 येलो स्वीट होंगी, ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन रोलिंग अ फेयर 6-sided डाई। कह रहे हैं कि एक 6-sided डाई है, फेयर है, यानी कि उसमें कोई बेईमानी नहीं है, उस पर इवन नंबर आने के चांसेस क्या है, तो टोटल चांसेस क्या है हमारे पास, टोटल कितने चांसेस हो सकते हैं, बना सकता है 2 3 4 5 एंड 6, यानी टोटल कितने हैं 6 चांसेस है। और फेवरेबल क्या है, यानी हम क्या चाहते हैं 2 आए 4 आए या 6 आए, तो ऐसे कितने चांसेस है 2 4 6 है, यानी 3 चांसेस है। तो पीई ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, पीई ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर क्या होगा, कितने चांसेस है, फेवरेबल चांसेस 3 अपॉन टोटल चांसेस 6 1/2, ठीक है। डाइस रोल किया, टोटल चांसेस 6 है, इवन नंबर आने के चांसेस 3 है, पीई ऑफ गेटिंग इवन नंबर क्या होता है फेवरेबल अपॉन टोटल, यानी 3/6 यानी 1/2। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज यू रोल अ 6-side die 12 times and get 3 times। आपने एक डाइस को 12 बार रोल किया और उसमें 3 जो है 3 बार आया, तो पूछा है व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, पीई ऑफ गेटिंग या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3। कितनी बार हमें 3 आया है, 3 बार 3 आया और टोटल हमने कितनी बार रोल किया है 12 टाइम्स, तो 3/4 यानी 1/12, ठीक। दूसरा हमसे कह रहा है व्हाट इज द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है,
पी ऑफ गेटिंग 3 क्या होगा? 3 आने के चांसेस कितने हैं? अगर डाइस फेंकेंगे हमारे पास डाइस में कितने चांसेस है 3 आने के? एक चांसेस ही तो है। और टोटल चांसेस कितने हैं? 6 चांसेस है, तो 1/6। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सैंपल स्पेस रोलिंग अ डाई एंड टोजिंग अ कॉइन टुगेदर। कह रहा है कि एक डाइस को और एक कॉइन को दोनों को साथ साथ हम अगर रोल करते हैं तो टोटल चांसेस क्या होंगे? अब ये ध्यान रखिए कि अगर हमारा किसी एक काम को करने के n तरीके हैं और किसी दूसरे काम को करने के m तरीके हैं, ठीक है? किसी एक काम को हम n तरीकों से कर सकते हैं और किसी दूसरे काम को हम m तरीकों से कर सकते हैं। तो अगर इनको हमें दोनों को साथ साथ करना है तो हम m इंटू n तरीकों से वो काम कर सकते हैं, ठीक है? अगर किसी एक काम को करने के n तरीके हैं और दूसरे काम को करने के m तरीके हैं, और अगर हम इन दोनों कामों को एक साथ करना चाहते हैं तो उसके कितने तरीके होंगे? m इंटू n तरीके होंगे। अब हमारे सैंपल स्पेस लिखना है। अब हमारे पास जब हम रोल ऑफ डाई करते हैं तो हमारे पास कितने चांसेस आते हैं? 1 2 3 4 5 6 चांसेस आते हैं, ठीक है? रोलिंग अ डाई। और टॉसिंग कॉइन में क्या आता है? हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो 2 चांसेस है। तो टोटल चांसेस कितने होंगे? 6 इंटू 2 यानी 12 चांसेस हो गए। अब ये कैसे होंगे? 1 के साथ हेड आ सकता है और 1 के साथ टेल आ सकता है, ठीक है? 2 के साथ हेड आ सकता है या 2 के साथ टेल आ सकता है। 3 के साथ हेड आ सकता है और 3 के साथ टेल आ सकता है। 4 के साथ हेड आ सकता है, 4 के साथ टेल आ सकता है। 5 के साथ हेड आ सकता है और 5 के साथ टेल आ सकता है। 6 के साथ हेड आ सकता है और 6 के साथ टेल आ सकता है। तो ये हमारे पास टोटल तरीके होंगे कि जितने तरीके से हम, या सैंपल स्पेस जो हमारे पास आएगा वो ये आएगा जब हम एक डाइस को और एक कॉइन को साथ में टॉस करेंगे। फिर से समझ लो कि अगर किसी काम को करने के मान लीजिए m तरीके हैं और दूसरे काम को करने के n तरीके हैं, तो दोनों को एक साथ में करने के जो तरीके होंगे उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी m इंटू n तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो क्या कह रहा है? देयर आर 2 फ्रूट बास्केट ए एंड बी। हमारे पास 2 फ्रूट बास्केट है। ए हैज 1 एप्पल एंड 2 ऑरेंजेस। हमारे ए में जो है एक एप्पल है और 2 ऑरेंजेस है। बास्केट बी में जो है 1 बनाना है और 1 मैंगो है। यू रैंडमली पिक द फ्रूट। आपको एक फ्रूट सेलेक्ट करना है। अब पहले तो कह रहा है ड्रा द ट्री डायग्राम टू शो द पॉसिबल पेयर ऑफ फ्रूट। ट्री डायग्राम बनाना है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमारे पास ये है बास्केट ए और ये है बास्केट बी। अब बास्केट ए में हमारे पास क्या है? एप्पल है और क्या है? ऑरेंज 1 है। 2 ऑरेंज है ना, तो दोनों ऑरेंज अलग अलग होंगे तो उनको अलग अलग लिखेंगे। ऑरेंज 1 हो गया, ये ऑरेंज 2 हो गया। अब बास्केट बी में क्या है हमारे पास? 1 बनाना एंड 1 ऑरेंज। अब एप्पल के साथ क्या अगर हम दूसरे में से लेंगे तो क्या होगा? बनाना आ सकता है या फिर मैंगो आ सकता है। इसी तरीके से ऑरेंज 1 के साथ क्या आ सकता है? बनाना आ सकता है और मैंगो आ सकता है। इसके साथ भी बनाना आ सकता है और मैंगो आ सकता है। तो ये हमारे क्या हो गए? ये हो गया हमारा ट्री डायग्राम, ठीक है? ट्री डायग्राम हो गया। बास्केट ए में क्या है? एप्पल है, ऑरेंज है, ऑरेंज 1 और ऑरेंज 2 है। और बास्केट बी में क्या है? बनाना है और मैंगो है। तो एप्पल के साथ बनाना आ सकता है या एप्पल के साथ मैंगो आ सकता है। ऑरेंज 1 के साथ बनाना आ सकता है, ऑरेंज 2 के साथ सॉरी ऑरेंज 1 के साथ मैंगो आ सकता है। ऑरेंज 2 के साथ बनाना आ सकता है, ऑरेंज 2 के साथ मैंगो आ सकता है। अब उसने पूछा है लिस्ट द सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होगा? एप्पल के साथ
बनाना आ सकता है, और एप्पल के साथ मैंगो आ सकता है। फिर ऑरेंज 1 के साथ क्या आ सकता है, बनाना आ सकता है, और ऑरेंज 1 के साथ मैंगो आ सकता है। फिर ऑरेंज 2 के साथ बनाना आ सकता है, और ऑरेंज 2 के साथ मैंगो आ सकता है। ठीक है, लिस्ट द सैंपल स्पेस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग एन 1 एप्पल एंड 1 बनाना। 1 एप्पल एंड 1 बनाना, 1 एप्पल एंड 1 बनाना, एक तो ये है 1 एप्पल 1 बनाना, और तो कोई है नहीं हमारे पास। तो पीई ऑफ गेटिंग 1 एप्पल 1 बनाना, पीई ऑफ पिकिंग 1 एप्पल एंड 1 बनाना कितना हो जाएगा। 1 हमारे फेवरेबल चांसेस है, और टोटल कितने चांसेस है, 1 2 3 4 5 6, 1/6। ठीक है, तो जैसे समझ लिए कि दो बास्केट है, उस ए और बी। ए में एक एप्पल है और एक 2 ऑरेंज है, बी में 1 बनाना है और 1 मैंगो है। पहले कह रहा है कि पहले क्या कह रहा है हमसे कि ड्रा ट्री डायग्राम। तो बास्केट ए में एप्पल है और ऑरेंज 1 है और ऑरेंज 2 है। अब बास्केट बी में बनाना और मैंगो है, तो एप्पल के साथ बनाना आ सकता है या एप्पल के साथ मैंगो आ सकता है। ठीक है, दो तरीके ये हो गए। ऑरेंज 1 के साथ बनाना आ सकता है या ऑरेंज 2 के साथ मैंगो आ सकता है, दूसरा तरीका हो गया। फिर ऑरेंज 2 के साथ बनाना आ सकता है या मैंगो आ सकता है, ये हमारे जो है ट्री हो गया। अब इसके बाद सैंपल स्पेसिंग क्या होगा हमारे पास, इसी से हम सैंपल स्पेस निकालेंगे। एप्पल बनाना 1, एप्पल मैंगो 2, ऑरेंज 1 बनाना 1, ऑरेंज 1 बनाना मैंगो, ऑरेंज 1 मैंगो, ऑरेंज 2 बनाना, ऑरेंज 2 और बनाना, और ऑरेंज 2 एंड मैंगो। अब हमसे पूछा कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 बनाना और 1 एप्पल की, तो 1 बनाना और 1 एप्पल का तो यही है हमारे पास। तो ये 1 अपॉन, और टोटल कितने 6 है। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमसे क्या कह रहा है, 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। 2 डाइस को हमने रोल किया, कह रहा है कि फाइंड अ प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम लेस देन 11। प्रोबेबिलिटी निकालिए जिनका सम जो हो 11 से कम हो। अब हम पहले तो ये सैंपल स्पेस मांगते हैं। सैंपल स्पेस क्या होगा हमारे पास, 2 डाइस को जब रोल करते हैं तो हमारे पास टोटल चांसेस कितने होंगे, 6 टू द पावर 2 यानी 36 चांसेस। तो क्या तरीका बताया था, पहले 1 लिख लेंगे 6 टाइम, और इसके साथ 1 2 3 4 5 एंड 6, 2 लिख लेंगे। ठीक है, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 5 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम लेस देन 11। तो लेस देन 11 का मतलब 11 से कम आया उनका सम। तो हमारे पास इतने कितने चांसेस है कि जो 11 से कम आए, 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब 11 हो गया इन दोनों का सम, तो ये नहीं लेंगे। 30 31 32 33 34, तो हमारे पास कितने चांसेस है ऐसे, 34। तो पीई ऑफ गेटिंग सम लेस देन 11 कितना होगा, 34 अपॉन टोटल कितने हैं, सॉरी 33 अपॉन 36, 3 1 3 1 3 1 3 2, यानी 11 अपॉन 12। अगर हमसे ये पूछ लेता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पेयर, यानी कि दोनों पे पेयर है, एक और कर लीजिए इसमें, पी ऑफ गेटिंग पेयर,
ठीक है, पेयर कौन कौन से? 1 2 3 4 5 और ये 6 पेयर है हमारे पास। तो पीई ऑफ गेटिंग पेयर क्या होगी? 1/6। तो लगभग लगभग आपके सारे एग्जाम्पल पूरे हो चुके हैं। यहां पर जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको करा दिए गए हैं, और बाकी आप प्रैक्टिस करिए। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। थैंक यू।